आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो है दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत। यहाँ पर दर्कहाइम ने समाज में सामान्य रूप से दिखने वाली आत्महत्या को सामाजिक परिस्थितियों से जोड़कर और व्यक्तिगत मानसिकताओं से जोड़कर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो स्वयं मरने वालों की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिसके भावी परिणाम मृत्यु को वो जानता है। यहाँ पर इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि दुर्खीम ये कहना चाह रहे हैं कि आत्महत्या उन सभी क्रियाओं को अपने में सम्मिलित करता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आत्महत्या में उन्होंने सिर्फ नकारात्मकता ही को नहीं जोड़ा है, उन्होंने आत्महत्या को कई परिप्रेक्ष्यों में सकारात्मक रूप में भी देखा है। तो यहाँ पर वो सभी क्रियाएं, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम मृत्यु होता है। मृत्यु होता है मतलब जिसका प्रत्यक्ष परिणाम या तो होगा मृत्यु, या जिसका अप्रत्यक्ष व्यक्ति उसको सोच के नहीं जाता है कि आत्महत्या या उसकी मृत्यु हो जाएगी, पर कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिसके कारण मृत्यु संभव है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से या तो जानता है ये परिणाम, या अप्रत्यक्ष रूप से इस परिणाम को जानता है, और वो चीज़, वो सारी क्रियाएं आत्महत्या के अंतर्गत आती हैं, जिनका सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया होती है, जिसका परिणाम मृत्यु व्यक्ति जानता है। ये सारी घटनाएं जो इससे जुड़ी हुई हैं वो आत्महत्या है। यहाँ पर आत्महत्या की परिभाषा के उपरांत दुर्खीम ने ये बताने का प्रयास किया है कि आत्महत्या के कितने प्रकार हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ में उन्होंने अहमवादी आत्महत्या का वर्णन किया है, जिसको हम लोग ईगोइस्टिक सुसाइड भी कहते हैं। यहाँ पर इस आत्महत्या के अंतर्गत व्यक्ति में स्वार्थ, अहम प्रधानता के कारण, उसमें जो अहम होता है व्यक्ति में, या किसी व्यक्ति में स्वार्थ ज़्यादा होता है, व्यक्तिवादिता ज़्यादा होती है, तो उसमें समाज से अलग होने की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो अपने आप को समाज से अलग, समाज से उच्च, समाज से श्रेष्ठ समझने लगता है, सामाजिक सदस्यों से श्रेष्ठ समझने लगता है, और ऐसी स्थिति में उसमें एक पृथकता उत्पन्न होती है समाज से, जो उसको एकांतवादी बना देती है और कई बार उसको लक्ष्य विहीन भी बना देती है। उसके लक्ष्य जो होते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य जो होते हैं, उस पर जब ज़्यादा केंद्रित हो जाता है व्यक्ति, तो वो समाज के लिए लक्ष्य विहीन हो जाता है। उसका लक्ष्य जो है केवल एक सीमित परिधि में आ जाता है, तो उसके जो सारे लक्ष्य हैं जो सामाजिक सदस्य के रूप में उसको पूरे करने हैं, वो नहीं पूरा कर पाता, और वो समझ नहीं पाता कि उसके लक्ष्यों को कैसे वो पूरा करें। तो यहाँ पर अपने अहम या अपने स्वार्थ या अपनी व्यक्तिवादिता के कारण जब समाज से व्यक्ति अलग हो जाता है, उसमें एकांतवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है, लक्ष्य विहीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है, तो उससे कई बार परेशान होकर, फ्रस्ट्रेट होकर के वो आत्महत्या करता है। यहाँ पर इस तरह की अलगाव को व्यक्तिवादिता के अतिरिक्त व्यक्ति ने कई अन्य संस्थाओं से भी जोड़ करके देखा है कि संस्थाएं कुछ समाज की किस तरह से इस अहमवादी आत्महत्या को प्रोत्साहित करती हैं या हतोत्साहित करती हैं, प्रमोट करती हैं या डिमोट करती हैं। यहाँ पर इस संदर्भ में उन्होंने 3 प्रमुख संस्थाओं का वर्णन किया है। एक है धर्म, एक है परिवार, और तीसरा है राजनीति। इसके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि आत्महत्या का प्रारूप किस तरह से बनता है। यहाँ पर दुर्खीम के अनुसार जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है, वहाँ पर आत्महत्या कम होती है, और इसका उल्टा भी होता है, अर्थात जहाँ पर जिन धर्मों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता ज़्यादा दी जाती है, वहाँ पर आत्महत्या भी ज़्यादा होती है। इसका उदाहरण उन्होंने देते हुए बताया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो पाश्चात्य देश हैं, जिनके स्वयं भी निवासी थे दरखाइम,
तो वहाँ पर जो ईसाई धर्म के दो मत हैं, एक है कैथोलिक धर्म और एक है प्रोटेस्टेंट धर्म। तो इन दोनों धर्म मतों में जो कैथोलिक धर्म है उसमें व्यक्ति को ईश्वर से, ईश्वरीय कर्मकांडों से, चर्च से अधिक जुड़कर रहने का सख्त निर्देश होता है। उसको किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख नहीं होना है और धर्म ही के कारण धर्म द्वारा निर्मित सामाजिक नियमों से भी विमुख नहीं होना है। तो कड़ाई से व्यक्ति पर नियंत्रण धर्म के द्वारा किया जाता है। व्यक्ति धर्मावलंबी, रूढ़िवादी, परंपरावादी हो जाता है और उसके लिए परंपराओं का पालन आवश्यक और अवश्यंभावी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की सोच किसी भी तरह की व्यक्तिवादिता, स्वार्थवादिता या कोई भी तरह से स्वतंत्र रूप से करने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। वो व्यक्ति जब परंपराओं के अनुसार चलता है तो समाज से उसका तारतम्य भी ज़्यादा बैठता है और उसकी अलगाव की या एलियनेशन जो है वो उसमें उत्पन्न नहीं होता। उसमें एकांतवाद या उसमें अकेलेपन की भावना नहीं उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये आत्महत्या की भावना उसमें कम हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम लोग प्रोटेस्टेंट मत को देखें तो प्रोटेस्टेंट मत में व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दी गई है। उससे ये कहा गया है कि भौतिक जगत की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होकर के वो अपनी उन्नति करे, उसके लिए वो स्वतंत्र है। धार्मिक कर्मकांडों, परंपराओं और इस तरह की चीज़ों से उसका बाध्यकारी रूप से जुड़ा होना कोई आवश्यक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज से विमुख होकर के फिर से वही व्यक्तिवादिता की ओर बढ़ता है और कहीं ना कहीं कुछ समय बाद उसको अपने आप में एक अकेलापन महसूस होता है, जिसके कारण अहमवादी आत्महत्या की संभावना पुनः बढ़ जाती है। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट धर्म के धर्मावलंबी प्रशिया, सैक्सोनी, डेनमार्क में ज़्यादा थे और दर्कहाइम ने दिखाया कि इन्हीं राष्ट्रों में अधिक आत्महत्या के प्रकरण देखने को मिलते थे। इसके अतिरिक्त इसी संदर्भ में जब व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित हो जाता है या उसको वैवाहिक स्वतंत्रता मिल जाती है या उसके व्यवसाय में वो बहुत ज़्यादा अर्थ कमा लेता है या वो पुरुष होता है जिसका अहम जो है अन्य लिंगों की अपेक्षा ज़्यादा होता है या वो उच्च वर्ग का होता है, तो इन सभी जो वर्ग हैं तो इन सभी वर्गों में या समूहों में भी आत्महत्या अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर भी इनमें भी अपने सामर्थ्य पर बहुत ज़्यादा अहंकार होने के कारण या अपनी शक्ति पे या अपने पद पर बहुत ज़्यादा अहंकार होने के कारण व्यक्ति में धर्म और विश्वासों और परंपराओं के प्रति आस्था कम होती है। वो उनको गौण समझने, छोटा समझने लगता है और इस कारण भी उसमें समाज से अलगाव की भावना उत्पन्न होती है, अकेलापन उत्पन्न होता है कालांतर में समय के साथ साथ, और उसमें भी आत्महत्या की प्रकरण अधिक हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करते हैं परिवार और अहमवादी आत्महत्या के संबंध की, तो हम लोग ये देखते हैं कि परिवार जब संगठित होता है तो उन परिवारों में आत्महत्या के प्रकरण कम होते हैं और असंगठित परिवार में आत्महत्या के प्रकरण अधिक होते हैं। इसका कारण ये है कि जब परिवार संगठित होता है तो पारिवारिक सदस्य और पारिवारिक नियम, जो परंपरागत नियम हैं, ये जो गृहस्वामी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बनाए गए अनौपचारिक नियम हैं, उनका अनुपालन भी व्यक्ति अधिक अपनी सामर्थ्य और अपनी कटिबद्धता से करता है। यहाँ पर जैसे ही परिवार संगठित होता है, माता पिता में लड़ाई है, विघटन के कगार में है, एकांकी परिवार है जिसमें ज़्यादा सदस्य नहीं हैं, सभी सदस्यों को समान स्वतंत्रता और अधिकार मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने दिमाग को ज़्यादा लगाने लगता है और जब अपना दिमाग हर व्यक्ति लगाता है तो वहाँ पर स्वाभाविक रूप से विघटन होगा, परेशानी होगी, तनाव होगा। तो ये सब चीज़ें भी उसके अहम को चोट पहुँचाती हैं, ईगो को चोट पहुँचाती हैं और व्यक्ति में आत्महत्या असंगठित परिवारों में अधिक दिखती है संगठित परिवारों की अपेक्षा। इसी प्रकार अगर व्यक्ति अविवाहित है तो उस पर सामाजिक या वैवाहिक परिवार के दायित्व नहीं होते हैं और इस कारण भी वो स्वतंत्रता के कारण अपने आप को पुनः एक तरह से इतना ज़्यादा स्वतंत्र समझने लगता है कई बार कि वो सामाजिक नियम और आदेशों की पालन नहीं करता है। उसमें भी वही अकेलापन उत्पन्न होता है, उसके अहम पे चोट लगती है और वो अपनी कम जिम्मेदारियों के कारण एक तरह से अंततः आत्महत्या की ओर अग्रसर होता है। निसंतान, विधुर या विधवा, यहाँ पर इन लोगों के पास अपने
कोई भी आत्मज, अपने कोई भी प्रियजन जो हैं संतानों के रूप में या जीवन साथी के रूप में जब नहीं होते हैं, तो इनमें भी इनकी ईगो को हर व्यक्ति हर्ट करने के लिए तत्पर रहता है, उनके ईगो को कंसिडर नहीं करता है। तो उनके अहम पे जब चोट लगती है तो उन लोगों में भी हम लोग देखते हैं कि अहमवादी आत्महत्या के प्रकरण बढ़ते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग बात करते हैं एकांकी परिवार की, तो यहाँ पर एकांकी परिवार जहाँ पर होता है तो वहाँ पर एकांकी परिवार में भी आत्महत्या के प्रकरण अधिक होते हैं एक संयुक्त परिवार की अपेक्षा। क्योंकि एकांकी परिवार में, जैसा कुछ पहले भी मैंने बताया, कि एकांकी परिवार में व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों की संख्या बड़े बूढ़ों की, सिबलिंग्स की, साथियों की, अपने भाई बहनों की संख्या कम होती है। और उसके कारण भी वो सामाजिक नियमों के बारे में या तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, या कई बार उसको नियमों को ज्ञान भी होता है तो उस पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा पाता। उसका ईगो डेवलप हो जाता है और किसी भी बात पर उनका ईगो जल्दी हर्ट होता है, उसका ईगो, उसका अहम जल्दी चोट उस पर लगती है, और उस कारण भी अहमवादी आत्महत्या बढ़ती है। अब राजनीति का अगर संबंध हम लोग जोड़ते हैं अहमवादी आत्महत्या से, तो यहाँ पर दरखाइम कहते हैं कि जिन जगहों पर राज्य व्यवस्था संगठित है वहाँ पर आत्महत्या के प्रकरण कम होते हैं, जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था असंगठित है वहाँ पर ये प्रकरण अधिक होते हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर समाज में राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था है या असंगठित है या शिथिल है, तो यहाँ पर इन तीनों ही स्थितियों में अधिक आत्महत्या होगी, जैसा कि फ्रांस की क्रांति में भी हुआ था। दरखाइम स्वयं भी फ्रांस के रहने वाले थे, तो फ्रांस की क्रांति में जिस प्रकार से हुआ वैसे ही देखने को मिलता है कि आत्महत्या के प्रकरण बढ़ जाते हैं। और अगर संगठित समाज है, जैसा परंपरागत रूप से भारत रहा है, दरखाइम ने नहीं ये बात कही है, पर हम लोग उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं कि जिस प्रकार भारत संगठित समाज रहा है, तो उस तरह से भारत में हम देखते हैं आत्महत्या के प्रकरण कम हैं, क्योंकि समाज उसकी जीवन स्थिति के लिए प्रत्येक निर्देश, प्रत्येक व्यवस्था का आदेश प्रस्तुत करता है, तो व्यक्ति का अहम नहीं विकसित हो पाता और व्यक्ति अहमवादी आत्महत्या से बचता है। अब इन आत्महत्याओं के अलावा दरखाइम ने 3 प्रकार की और आत्महत्याएं बताई हैं। इनमें से जो सबसे पहली वर्णन किया जा सकता है जिसका, वो है परार्थवादी आत्महत्या। अब परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है? परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज से पूर्ण रूप से एकीकृत हो जाता है। जिन समाजों में सामाजिकरण की प्रक्रिया बहुत प्रबल और सबल होती है, वहाँ पर व्यक्ति को सामाजिक नियमों से इतना ज़्यादा ओतप्रोत कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा उनको पर नियंत्रण कर लिया जाता है कि व्यक्ति पूरी तरह से अपने आप को समाज के ही सेवा के लिए तत्पर या उपयुक्त समझता है, या सेवा के लिए ही बना हूँ, ये भावना उसमें उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी हम देखते हैं कि समाज में जो आत्महत्या है वो परार्थवादी आधार पर होती है। मतलब वो अपनी देश प्रेम के लिए, अपने परिवार प्रेम के लिए, या अपने जाति प्रेम के लिए, या अपने धर्म के प्रेम के लिए अपने आप की बलि भी देने से चूकता नहीं है। यहाँ पर इस तरह की आत्महत्या को शहादत भी हम लोग कह सकते हैं। और ये चीज़ किसी भी सैन्य अधिकारी में देश के लिए, कोई धार्मिक उन्मादवादी सांप्रदायिक व्यक्ति में धर्म के प्रति, कोई जातिवाद से ग्रसित व्यक्ति में जब अपनी जाति के लिए, इन सब में ये भावना आपको देखने को मिल सकती है। और इसके कारण यहाँ पर हमें परार्थवादी आत्महत्या देखने को मिलती है। यहाँ पर इसके बाद जो दूसरी या तीसरी आत्महत्या बताई है दरखाइम ने, वो आदर्शहीन आत्महत्या बताई है। यहाँ पर आदर्शहीन आत्महत्या को एनोमिक सुसाइड के रूप में भी देखा गया है। यहाँ पर अनोमिक सुसाइड या आदर्शहीन आत्महत्या के संदर्भ में दरखाइम कहते हैं कि समाज या परिवार में जब नियमहीनता या एक आकस्मिक परिवर्तन होता है, तो वहाँ पर एकदम से समाज में कोई क्रांति हो जाती है, कोई युद्ध हो जाता है, जिस युद्ध में किसी समाज को क्षति हो जाती है, उसकी सामाजिक व्यवस्था में बाहरी तत्वों का समावेश, बाहरी सांस्कृतिक तत्वों का समावेश हो जाता है, और या फिर एकदम से समाज या परिवार में
कोई ऐसी नियमहीनता की स्थिति आ जाती पारिवारिक विघटन के कारण, सामाजिक विघटन के कारण, तो कई बार क्या होता है कि नई परिस्थितियों से जो पुरानी व्यवस्था है उसका एकदम से चेंज ओवर नहीं हो पाता, एकदम परिवर्तन नहीं हो पाती है दोनों व्यवस्थाएं। नई व्यवस्था आ जाए और पुरानी व्यवस्था एकदम से समाप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि नई परिस्थितियाँ जब पुरानी परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाती, तो व्यक्ति भी जो पुरानी परिस्थितियों से के अनुसार चल रहा था, उनका प्रभाव उसकी मानसिकता पर था, तो वो भी नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का मानसिक विघटन होता है, कई बार उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, वो तनाव, क्रोध, अवसाद में ग्रसित हो जाता है, और इस कारण भी वो जब उसका मानसिक संतुलन विघटित हो जाता है तो वो आदर्शहीन आत्महत्या करता है। आदर्शों का अभाव, एक स्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका सही गलत का फैसला करने की स्थिति या उसको निर्णय लेने की स्थिति सामाजिक नियमहीनता के कारण उसमें नहीं रह जाती है, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर टेंशन में आकर के इस आत्महत्या को, तनाव में आकर के करता है। अंततः जो अंतिम आत्महत्या बताई है दरखाइम ने, वो है घातक आत्महत्या। यहाँ पर ये आत्महत्या, घातक आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या की बिल्कुल विपरीत है, विलोम है। जब समाज का अत्यधिक नियंत्रण या आदर्शवादिता व्यक्ति को समाज से एकीकृत होने की जगह पर उससे विमुख होने के लिए विवश कर दे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब किसी व्यक्ति पे ज़्यादा नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए तो वो एकदम क्रांतिकारी हो जाता है, वो विमुख हो जाता है उस नियम व्यवस्था से। तो यहाँ पर इस विमुखता के कारण, इस परेशानी के कारण जब व्यक्ति क्रांतिकारी हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोगों को घातक आत्महत्या देखने को मिलती है।